हेलो दोस्तों। देखिए, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज से हम जो है यूपी पुलिस के लिए जो है उसमें जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो चाहे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में हो, यूपी एसआई में हो या फिर यूपी पुलिस में हो, और जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके सभी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब्जेक्ट वाइज होने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम जो है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के क्वेश्चनों को लेने वाले हैं, और इसी के साथ हमने जीव विज्ञान के बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी करके हम जो है ना सभी सब्जेक्ट के जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अभी तक पूछे गए हैं उन पर बात करेंगे। और इन प्रश्नों के साथ इनका जो है डिटेल में जो है इनका आंसर देखेंगे, और इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं साथ ही साथ उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो है सब्जेक्ट है जीव विज्ञान। तो हम जीव विज्ञान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें यूपी पुलिस हुआ, यूपी एसआई हुआ, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ, असिस्टेंट ऑपरेटर हुआ, एएसआई हुआ, उनके सभी के क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं, जिससे कि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो उनका सभी जो का हम सॉल्यूशन देख लेंगे, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड कोई बात पूछी जाती है तो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो इसलिए चलिए अब देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा सब्जेक्ट जीव विज्ञान है, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन है पेल्विस, क्लेविकल, फीमर या फिर पिर्बोला। तो जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फीमर। और ये जो फीमर हड्डी होती है ये कहाँ पर पाई जाती है? मानव के जांघ में पाई जाती है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, यानी कि जांघ की हड्डी भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये जांघ में पाई जाती है और ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और इसी के साथ एक वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें उसके शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। तो इन क्वेश्चनों के साथ हम इनका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। इससे क्या होता है कि जैसे कि सेम टू सेम क्वेश्चन तो जो है कम ही पूछे जाते हैं, यानी कि नहीं भी पूछे जाते, लेकिन जैसे कि ये क्वेश्चन आया तो इससे रिलेटेड कुछ और भी पूछ सकते हैं। जैसे क्या शरीर की सबसे जो लंबी हड्डी पूछ ली तो ये फीमर पूछ ली, अब इसके बाद हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में ये पूछ ले कि ये हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। तो हम ये कहाँ पर पाई जाती है ये हमें ध्यान रखना, तो ये जांघ में पाई जाती है, इसलिए इसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह से हम हर एक क्वेश्चन को जो है देखने वाले हैं, जिससे कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो हमारी सभी क्लियर हो जाए, क्योंकि उनसे जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उससे रिलेटेड ही आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए आपके एग्ज़ाम में जो है ना क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे अगर आप हमारी इन वीडियो को देख लेते हैं, जो हम रेगुलर आज के बाद चलाने वाले हैं, जिससे कि जो आने वाले एग्ज़ाम में भी इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही होने वाले हैं एग्ज़ाम्स में, जो कि जून में होने वाला और जो नई वैकेंसी आने वाली है उनमें भी। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो इसमें ऑप्शन है पालक, दही, इमली और सिरका। तो जो जिसमें लैक्टिक वो एसिड होता है वो होता है दही में, और जो दही बनता है वो बनता है लैक्टोबैसिलस, एक बैक्टीरिया होता है जीवाणु, उसी के कारण क्या होता है कि दही जमता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए जो लैक्टिक एसिड होता है वो दही में पाया जाता है, और इसी के नाम पे जो है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जिससे कि दही बनता है। अब इसमें हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए,
इसमें है दिया हुआ है कि लैक्टिक एसिड दही में होता है, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब नीचे है कि अब जैसे दही तो हमने कर लिया, अब हम देखते हैं कि सिरके में कौन सा होता है। तो सिरके में होता है एसिटिक एसिड। तो सिरके में एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं, और इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना कि जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि लैक्टिक एसिड होता है किस में होता है, तो आगे आ सकता है। और ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया कि सिरके में कौन सा जो है एसिड होता है। तो एसिटिक एसिड होता है जो है सिरके में, और इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। तो ये बातें ध्यान रखना आप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस बीमारी की पहचान करें जो परजीवियों, वायरस तथा बैक्टीरिया के कारण होती है और जो वेक्टर द्वारा संचारित होते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन हैं अल्जाइमर रोग, या फिर लिस्मेनियासिस, या फिर हीमोफीलिया, या फिर पार्किंसन रोग। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है लिस्मेनियासिस। जो लिस्मेनियासिस होता है वो क्या होता है कि परजीवियों, वायरस तथा बैक्टीरिया के कारण होता है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, जो कि हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो उसमें ये दे रखा कि लिस्मेनियासिस रोग परजीवियों, वायरस तथा बैक्टीरिया के कारण होता है, जो वेक्टर द्वारा संचारित होता है। अब हमें देखना है कि वेक्टर क्या होता है। तो इसमें है कि वेक्टर वह जीवित जीव है जो मनुष्य के बीच या जानवरों से मनुष्यों में संक्रामक रोगजनकों को संचारित करते हैं। यानी कि ये वे जीवित जीव हैं वेक्टर, जो क्या करते हैं कि मनुष्य या तो मनुष्य से मनुष्य में, या फिर मनुष्य के बीच जानवरों से मनुष्य में क्या करते हैं कि जो संक्रामक जनकों को संचारित करते हैं। जो संक्रामक जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या करते हैं, जिनसे रोग होता है उन्हें संचारित करते हैं। अब आगे दे रखा है लिस्मेनियासिस एक प्रोटोजोआ रोग है। तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लिस्मेनियासिस मतलब किस प्रकार का रोग है। तो यह एक क्या है, यह एक प्रोटोजोआ रोग है जो मादा फ्लेवोटोमाइन सैंड फ्लाई के काटने से होता है। जो फ्लेवोटोमाइन जो सैंड फ्लाई होती है इसके काटने से ये रोग फैलता है। कौन सा, लिस्मेनियासिस जो रोग है वो सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस तरह से पूछ लेता है एग्जाम में कि हाँ ये मतलब किसके काटने से होता है। जैसे यहाँ पर हमें बीमारी पूछ ली, बीमारी का नाम पूछ लिया, तो आगे भी पूछ सकता है कि किसके काटने से होता है। और ये जो होता है मादा फ्लेवोटोमाइन सैंड फ्लाई के काटने से होता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसेल वॉन रोसेनहोफ को खालिस्तान की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है विब्रियो कोलेरा, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्री, या फिर अमीबा। तो जो रसेल वॉन रोसेनहोफ को अमीबा की खोज का श्रेय दिया जाता है, यानी कि इन्होंने क्या किया था कि अमेरिका की खोज की थी। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें क्या है, वही बताया कि रसेल वॉन रोसेनहोफ ने क्या किया था कि 1755 ईस्वी में इसे खोजा था। और यह क्या है कि यह सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय रंगहीन और अनियमित आकार का जंतु है, जंतु यानी कि प्रोटोजोआ होता है, जो क्या करता है, जो उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर जीवाणु, शैवाल और जलीय वनस्पतियाँ और अन्य जैविक पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है ना, पाई जाती है। इसका संवर्धन प्रयोगशाला में इन्फ्यूजन विधि के द्वारा किया जाता है।
तो जो इसका जो संवर्धन होता है वो प्रयोगशाला में इन्फ्यूज़न विधि के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो हम इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ऐसा होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन तो बहुत कम रिपीट होते हैं, लेकिन जैसे कि ये क्वेश्चन पूछ लिया लेकिन इससे रिलेटेड जो अन्य बातें हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो जो करने का तरीका होना चाहिए एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें ये ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे अगर हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ें फिर उसका आंसर लगाएं, अगर इस तरह से निकल के चले जाएं तो ऐसे उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे इसमें ये तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया तो इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं जैसे कि सॉल्यूशन में दी हुई हैं कई सारी, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि अमीबा की खोज कब हुई, कब की थी उन्होंने, तो ये 1755 ईस्वी हो गया। तो इस तरह से पूछे जा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस तरह से करने से जो है बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है कि हाइपोकैलिमिनिया एक ऐसी स्थिति है जो खालिस्तान के कम स्तर पे चिन्हित होती है। तो इसमें ऑप्शन है स्ट्रोटियम, पोटेशियम मतलब पोटेशियम, कैल्शियम या फिर सोना। तो जो हाइपोकैलिमिनिया होता है ये एक ऐसी स्थिति होती है जो क्या होता है, जो होता है किसकी कमी से, पोटेशियम की कमी से, यानी कि जो पोटेशियम के कम स्तर पे चिन्हित होती है, यानी कि पोटेशियम की कमी से ये उत्पन्न होती है हाइपोकैलिमिनिया जो होती है स्थिति। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन है कि हाइपोकैलिमिनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है। ठीक है, यानी पोटेशियम की कमी होने से क्या होता है कि हाइपोकैलिमिनिया की स्थिति उत्पन्न होती है। और ये किस कारण से होती है, ये होती है कि खराब भोजन करने तथा दस्त और उल्टी के कारण हो सकता है। यानी कि जब खराब भोजन कर लेते हैं हम तो उससे क्या होता है कि दस्त और उल्टी हो जाती है, तो उसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और पोटेशियम की कमी से के कारण व्यक्ति को उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, कब्ज, मांसपेशियों की कमजोरी और थकान जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। यह हमारे शरीर में जब पोटेशियम का स्तर 3.6 मोल प्रति लीटर से कम होता है तब क्या होता है कि तब पोटेशियम की कमी हाइपोकैलिमिया होता है इस तरह से। तो इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पोटेशियम की कमी के कारण ये होता है। और जो इसे याद रख सकते हैं कि उसमें उस समय पोटेशियम का स्तर से कम किससे कम हो जाता है, 3.6 मोल प्रति लीटर से कम हो जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के स्राव के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें ऑप्शन है पीयूष, चीटीदार, पीयूष यानी प्यूटरी, पिट्यूटरी और चीटीदार यानी कि पिनियल, या फिर बाल्य यानी कि थाइमस और अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास। तो जो ग्रंथि इंसुलिन के स्राव के लिए जिम्मेदार है वो है अग्नाशय, यानी कि अग्नाशय जो पेनक्रियाज होता है हमारा वो क्या करता है कि इंसुलिन का स्राव करता है। अब इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, इस बात को आप ध्यान रखना कि इंसुलिन क्या होता है कि एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है ना, जो लैंगरहैंस के अग्नाशयी आइलेटस की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और सेल्यूलर ग्लूकोज को तेज करने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन
चयापचय को विनियमित करने और अपने माइटोजेनिक प्रभावों के माध्यम से कोशिका विभाजन और विकास को बढ़ावा देकर सामान्य रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखता है। अब देखिए, जो इंसुलिन ग्रंथि होती है, मतलब जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, वो क्या करती है कि इंसुलिन का स्राव करती है और जो हमारा ग्लूकोज है उसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। तो इस तरह से हमारे जो शरीर की प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैरी होम्स और रूथ कार्वेट ने विटामिन खालिस्तान के क्रिस्टलीकरण में सहयोग किया। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि विटामिन ए के क्रिस्टलीकरण में सहयोग किया। किसने? हैरी होम्स और रूथ कार्वेट ने। अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर जो है 2 फरवरी 2024 शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन जो अलग नहीं है, इसमें सभी क्वेश्चन PYQ हैं। जैसे कि आप लिखो है, देख भी पा रहे होंगे, इसमें जो सभी PYQ ही ले गए हैं। ये जो पूरी जो बुक है ये PYQ की ही बुक है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि हैरी होम्स और रूथ कार्वेट ने विटामिन ए के क्रिस्टलीकरण में सहयोग किया। ये तो हम ऊपर देख चुके हैं। और आगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल। ये कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार, तो इसे याद रखना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है। और यहाँ पर ये बात भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यह क्या है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है ना? अब वसा में घुलनशील, इसी के साथ देख लेते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों विटामिन क्या होता है कि ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है ना? और इसी के साथ हम देख लेते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं, लिख देता हूँ मैं, जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी। ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। और जो ये चार होते हैं ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जो विटामिन ए है वो किस किस में पाया जाता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो पाया जाता है विटामिन ए वो गाजर में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, यकृत में, वृक में, दूध आदि में पाई जाती है। यानी कि जो विटामिन है वो इन सब में पाया जाता है। दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी होता है, जीरोथायलमिया होता है, कुपोषण होता है इत्यादि। तो इस तरह से ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। और जो सबसे अधिक पूछा जाता है वो पूछा जाता है ये रतौंधी, कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वो रतौंधी, या फिर रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन की कमी से होता है। तो इसमें ऑप्शन है घेंगा, रक्ताल्पता या रक्ताल्पता का मतलब होता है एनीमिया।
और ऑप्शन सी स्कर्वी और ऑप्शन डी सूखा रोग। तो जो आयरन की कमी से जो रोग होता है वो होता है रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया। यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और विटामिन सी इसी के साथ देख लेते हैं कि अब इसका ये फ़ायदा है। अब जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया। तो इसी के साथ हम ये भी पढ़ लेंगे कि स्कर्वी किसकी कमी से होता है, सूखा रोग किसकी कमी से होता है और घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो जो स्कर्वी होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की। और सूखा रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। और जो घेंगा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। जैसे कि आप नीचे देख भी पा रहे होंगे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी, विटामिन डी व कैल्शियम की कमी से सूखा रोग होता है जिसे हम रिकेट्स बोलते हैं। एग्ज़ाम में जो सूखा रोग ना देकर वो रिकेट्स ही लिख कर दे देता है हिंदी में। तो ठीक है ना, इस तरह हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो वो भी किसकी कमी से होता है, वो होता है विटामिन डी की कमी से, जिसे सूखा रोग बोलते हैं। और जो घेंगा होता है वो होता है आयोडीन की कमी से। इसे ये भी काफ़ी बार पूछा जाता रहा है और हम इसे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं। आगे से हम वीडियो में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे और इन्हें बढ़ाते रहेंगे, इनकी संख्या को। आप अपने कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी और आप इससे अलग और क्या चाहते हैं। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि पूरा जो पेपर का जो जीके जीएस है वो पेपर वाइज कराई जाए, सब्जेक्ट वाइज ना करा के, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।